होली के रंगों के साथ में चुनाव के भी रंग चढ़ने लगे हैं। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेके अखबारों की फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक चुनाव। आप गांव में निकल रहे हो, शहर में निकल रहे हो, तो बिजली के खंभों पे अलग अलग नेताओं के आप हंसते हुए 32 दांत दिखाते हुए तस्वीर देख सकते हो। जुलूस मार्च निकाले जा रहे हैं। तो एक तरह से चुनावी मौसम आ गया और ये चुनावी मौसम रहेगा 3 जून तक आगे। पूरे सैनिक भाइयों, आप से मैं एक जरूरी मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं। अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि 75 सालों में जो जवानों के बनते हक थे वो केंद्र सरकार ने किस तरह से डकार मारी और उसकी डकार एक वर्ग के लिए खुल भी गई। आपने क्या पूरे देश में अनगिनत राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी है। जितनी भी देश भर के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके अंदर एक इकाई होती है जिसका नाम होता है सैनिक प्रकोष्ठ। क्या नाम होता है? सैनिक प्रकोष्ठ। जिस तरह से हम अपनी संस्था बनाते हैं, जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है या दूसरी कमेटियां, इसी तरह से आप देखोगे कि इन सैनिक प्रकोष्ठ के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो बैठे कौन हैं? वो बैठे हैं रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल, अनगिनत रैंक बैठे हैं इन सभी सैनिक प्रकोष्ठों में। तो जवान कहां बैठे हैं? पूर्व सैनिक है जिनकी तादाद 35 लाख के करीब है, 5 करोड़ वोट हैं, 140 लोकसभा सीटों को वो सीधा प्रभावित कर सकते हैं। तो वो बैठे कहां? सैनिक भाई, वो बैठे ही नहीं है। वो पहले कुर्सी लगाते हैं और फिर अपने लिए दरी बिछाते हैं। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी जो 75 सालों में सैनिक प्रकोष्ठ में जो अध्यक्ष रहे हैं, अगर आप देखोगे पुराने समय में जाके कि इनके अध्यक्ष को क्या क्या पद दिए गए, तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। किसी को सांसद बनाया गया, किसी को राज्यपाल बनाया गया, किसी को बड़े बड़े ठेके दिए गए, किसी को एम्बेसी में भेज दिया। जैसे अब एक जनरल तो रिटायरमेंट होते ही एक एम्बेसी में भेज दिए थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी किसी बात पे सरकार की आलोचना करी थी। सैनिक भाइयों, अगर आपको अपनी मांगे पूरी करवानी है, आप दरी कुर्सी तक सीमित मत रहो। जैसे ही स्टेज के ऊपर ये कुर्सी लगी रहती है, सैनिक प्रकोष्ठ की नेता बैठते हैं, तो अगर आप जवान हैं तो आप सीधे जाइए और इस कुर्सी में बैठ जाइए। आप बैठिए ना, उस काबिल बनिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो राजनीति करते हैं अलग अलग पार्टियों की। अगर आप राजनीति करते हो तो खुल के राजनीति करिए, क्या दिक्कत है? उसमें हमारे को भी गर्व होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष पूर्व जवान जेसीओज है। सैनिक भाइयों, आप देखते होंगे कि जो लीग है, जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं, तो इनके जो ब्रदरहुड हैं वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बैठे हैं। जिसकी भी सरकार आती है, ये उन्हीं के साथ में मीटिंग करके अपनी मांगों को पूरी करवा लेते हैं।
कोई धरना प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं होती इनको। और कोई मेन मांग भी हुई तो फिर आप लोग अपना संख्या बल इनके नीचे दिखा के इनकी मांग भी पूरी करवा देते हो। यहां से भी आप देखोगे कि वन रैंक ऑन पेंशन का केस न्यायालय में किया गया, तो उसमें जो पार्टी बने उसमें मेजर जनरल के साथ साथ में एक सिपाही भी था, हवलदार भी था, जेसीओ साहिबान भी था। सैनिक भाइयों, अब जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा है, कांग्रेस हो, बीजेपी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो या साउथ की राजनीतिक पार्टियां हो, सबके सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व ऑफिसर एक्टिव हो गए। आप राजस्थान में देखो, वहां बीजेपी कांग्रेस के जो सैनिक प्रकोष्ठ के जो पूर्व ऑफिसर हैं, कर्नल जनरल रैंक के, वो छोटी छोटी मीटिंगें करने लग गए। जवान नीचे दरी पे बैठे हैं, पहले बिछाते हैं फिर बैठते हैं। आप हरियाणा में देखो, यहां बीजेपी कांग्रेस जो सैनिक प्रकोष्ठ है वो एक्टिव हो चुका है पूरा का पूरा। आप पंजाब में देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन थे अब वो बीजेपी में हैं, तो उनके साथ में वैसे पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं ही, वो भी एक्टिव हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के कर्नल जनरल भी एक्टिव हो गए हैं। और एक और आश्चर्य की बात, हिमाचल प्रदेश में सिविलियनों से ज्यादा सैनिकों की वोट है, यह सबको मालूम है। और एक दिल्ली से कर्नल जाता है कांग्रेस का, और हिमाचल के मुख्यमंत्री उनसे मीटिंग करते हैं, और वो कर्नल हिमाचल के पूर्व सैनिकों की मांगे रखता है। पर जो मुख्यमंत्री है हिमाचल के, वो अपने ही राज्य के पूर्व सैनिकों से नहीं मिलता, उनसे नहीं पूछता कि तुम्हारी मांगे क्या, समस्या क्या है। अब जो कर्नल गया उसको तो भौगोलिक स्थिति का मालूम नहीं हिमाचल में, ना उसने ये पता कि सैनिकों को रोजगार में क्या दिक्कत है, सैनिकों के जो परिवार हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके ऊपर टैक्स कितना लगता है, हाउस का टैक्स कितना लगता है, प्रॉपर्टी का अगर कोई प्लॉट स्लॉट लेते हैं उस पे कितना टैक्स लगता है, बुढ़ापा पेंशन वो सिविलियनों को मिलती है, तो फौजी भी हिमाचल के हैं तो उनको भी वो सम्मान भत्ता मिलना चाहिए। सैनिक बोर्ड के अंदर जो भी वैकेंसी होती है, चाहे सैनिक बोर्ड सेक्रेटरी की हो, उसके ऊपर पूर्व जवान जेसीओ क्यों नहीं बैठ सकता। जो सैनिक हैं, जो बुजुर्ग सैनिक है 60 साल से ज्यादा उम्र के, या सैनिक विधवाएं हैं हिमाचल की, उनको रोडवेज में फ्री क्यों नहीं किया जाता। अरे बहुत सारी चीजें हैं अगर वो रखना चाहे तो। अब ये आप लोगों को समझना होगा इन चीजों को, कि ये कर्नल जाके दिल्ली से कर्नल कांग्रेस का जाके वो हिमाचल के सैनिकों की मांग कर रहे हैं। हंसी नहीं है ये, मजाक नहीं लग रहा आप लोगों को कि हिमाचल के अंदर जो पूर्व सैनिकों बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपनी मांगों को अच्छी तरह जानते हैं, वो वहां रहते हैं, उनको मालूम है कि भौगोलिक स्थिति क्या है। यही है असली चीज अगर आप सोचो तो इसको। अब पंजाब में 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई है
वहां पर हमारे जवान जेसीओ जी ठेकेदार बन गए, लंबरदार बन गए, चौधरी बन गए और प्रस्ताव पास कराया कि एक पार्टी को वोट देनी है। अब उनका अगला कदम क्या होगा? पहला कदम तो यह है कि वो फोटो जिस भी राजनीतिक पार्टी की उन्होंने वो रैली करवाई, जहां तक हमारे को मालूम, जहां तक मेरा विचार है, उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर थे, उनके समर्थन में वो छोटी सी मीटिंग उन्होंने करवाई। अब अगला कदम क्या होगा? कहीं वो रैली करवा देंगे। अब पंजाब के सबका सैनिकों की तो मांगे पूरी नहीं हुई, जो राज्य लेवल की मांगे हैं। अब वो ठेकेदार जो बने हैं पूर्व सैनिकों की, अब कुछ समय के बाद में या तो उनके बच्चे अच्छी अच्छी सर्विस पे होंगे, या उनका खुद का लोभ लालच स्वार्थ तो हर चीज में ही है, जहां भी होगा। सैनिक भाइयों, 1 साल से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है और आज तक ना किसी पार्टी का समर्थन किया, ना किसी की आलोचना करी। 75 सालों से जितनी भी सरकारें रही, सभी ने पूर्व सैनिकों का दोहन किया, शोषण किया, उनको ना समानता दी, ना न्याय दिया, ना स्वाभिमान दिया संविधान के दायरे में। आज भी हम कहते हैं कि कोई भी पूर्व सैनिक जिसका जहां दिल करे वो अपनी वोट उस राजनीतिक पार्टी को दो, और यह आपका कर्तव्य है। आप भारत देश के नागरिक हो और चुनाव में हिस्सा लेना आपका कर्तव्य है, वोट डालना आपका कर्तव्य है, चाहे आप किसी को भी दो। पर कोई भी राजनीतिक पार्टी की जो सेल है, जो सैनिक प्रकोष्ठ है, चाहे वो कांग्रेस का, बीजेपी का है, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे अन्य दलों के, अगर उसके अंदर कोई रिटायर्ड ऑफिसर रैली करवा रहा है तो वहां मत जाओ। आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो ठेकेदार बन गया आप लोगों का। वो आप लोगों का एक तरह से चौधरी बन गया। वो राजनीतिक पार्टी को ठेकेदार बन के दिखा रहा है। ये जो नीचे बैठे हैं ना, जो लाखों में पूर्व सैनिक, इनका ठेकेदार मैं हूं, और जहां मैं कहूंगा ये वहां मैं करने लग जाएंगे। कुर्सी दरी नहीं बिछानी है। अगर बैठना है तो उसी सीट पे बैठो जो उसके पास में पद है, उस पद को ले लो आप, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ है, बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ है, आम आदमी पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ है, या अन्य दलों का सैनिक प्रकोष्ठ के अंदर जो अध्यक्ष बैठा है, उसी पद को हथिया लो, उस पद के ऊपर आप बैठो। आप अपने राज्य के पूर्व सैनिकों की भी मांगे पूरी करवाओगे, और जो आपके स्टेट के जो एमपी बनेंगे, आप उनको भी आप दबाव डाल के आने वाले समय में लोकसभा में आप पूर्व सैनिकों की मांगों को उठवाओगे। क्योंकि अब सैनिक प्रकोष्ठ पूरा एक्टिव हो रखा है, और भाई उनके पीछे पीछे वो 24 इंच की साइकिल वाले भी पूरे एक्टिव हैं। गदड़ 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 पंचर हो गया है साइकिल में। उम्र चाहे 70 साल 80 साल की हो गई, 1 साल में जंतर मंतर पे नहीं पूछे, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द था। और जैसे ही उनके आका एक्टिव हुए, उनके घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, और 24 इंच की साइकिल में चाहे पंचर हो रखा हो, मेरे बेटे की जो साइकिल है ना, 100 की स्पीड से भाग रही है। फॉर्च्यूनर गाड़ी भी पीछे छूट रही है, पर उसकी साइकिल 100 पे चल रही है।
और 100 की स्पीड से बगैर ब्रेक लगाए हुए एकदम छलांग लगा देता है। इधर उधर कुलाबाती खा के फिर खड़ा होता है, फिर मिट्टी झाड़ता है, फिर देखता है कुर्सी कहां रखी है, दरी कहां रखी है, और बिछाने लग जाता है। फिर उसको शाबाशी मिलती है, फिर वो खुश हो जाता है जीभ निकाल के। दूसरी बात, बहुत सारे ये जो 1.5 मीटर का कपड़ा पहनते हैं रिटायरमेंट आने के बाद में, ये कंबाइंड वाला, इनसे भी बचना। ये बहुत तेज तराट है। ये आप लोगों को सपना दिखाते हैं कि आप खुद एमपी बन जाओ। इनको ये नहीं मालूम कि एक लोकसभा का क्षेत्र 100 किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर पीछे और इतना ही दाएं और बाएं होता है। अगर छोटे से पंपलेट भी बांटने के लिए, क्योंकि तकरीबन 20 लाख से ज्यादा वोट होती है एक लोकसभा में, और उसकी पेंशन होती है 20,000 रुपये। अगर छोटे से पंपलेट, इतने बस छोटा सा इतने भी बनवाए और 5 लाख भी बनवाए तो इतना ही खर्चा आ गया। क्योंकि आज का जो चुनाव है, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल भी आप खर्चा नहीं करोगे तो भी करोड़ों में पूछ जाएगा। कहां से लेके आओगे? और ऊपर से ये जो टिकट बांटते घूम रहे हैं ना, कि ये टिकट ले लो, मेरी फलानी पार्टी, मेरी फलानी पार्टी है, यही व्यक्ति कहते हैं कि पहले पार्टी के अंदर दान दे दो, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख। आप 2 लाख वहां दे देते हो, और जी आपके पास में जो आपने मकान बनाना था, बेटी की शादी करनी थी, जो 15-20 लाख रुपए आपके पास में होंगे, वो आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन के अंदर खर्चा कर दोगे। इनसे भी बचना है। क्योंकि ऐसा नहीं है, स्थिति आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो आपको मालूम है कि भौगोलिक स्थिति क्या होती है, क्या नहीं होती। चुनाव में करोड़ों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया। और कोई फिर ये आप लोगों को चश्मे चढ़ाते हैं, अपने सैनिक समाज इकट्ठा करके दे देगा आप लोगों को। अरे सैनिक समाज के पास में कहां से पैसे दे देगा? वो तो खुद 20,000 रुपये में गुजारा कर रहा है। वो चलो 500 रुपये दे भी देगा तो उससे क्या चुनाव लड़ लेंगे? तो भैया, मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ के रिटायर्ड ऑफिसर आपकी रैली करवाते हैं तो आपको नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि एक तो आप अपनी मांगों को धकेल रहे हो पीछे, दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में भी फिर आप यही काम यही चलता रहेगा, फिर कोई सरकार आपकी मानेगी नहीं, आपकी मांगों पे गंभीरता से लेगी नहीं। जय